नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश शर्मा जो खो-खो फेडरेशन के पूर्व सचिव हैं। पिछले कुछ दिन से जो आप देख रहे हैं कि जो रेसलिंग फेडरेशन का जो मुद्दा है वो फिर से गरमाया हुआ है और इसकी शुरुआत जो है वो जंतर-मंतर से हुई थी और आज जो है वो मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि राष्ट्रीय स्तर पर हर खिलाड़ी के मुँह पर उसके नाम है। रेसलिंग का विवाद जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और 25 तारीख को यानी कि 2 दिन पहले इसी तरह जंतर-मंतर पर एक और मुद्दा गरमाया। वो था खो-खो फेडरेशन में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर और उस मुद्दे पर जो है वो वहाँ पर कुछ 200-250 लोगों ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया और खो-खो फेडरेशन में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और इस मुद्दे को उठाने में जो मेन जो रहे हैं वो सुरेश शर्मा पूर्व सचिव हैं खो-खो फेडरेशन के। तो आइए जानकारी लेते हैं कि असल मामला है क्या, मुद्दा है क्या जिस वजह से इन्हें जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करना पड़ा। सुरेश जी, आपका बहुत-बहुत पहले तो हमारे चैनल पे स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि आपने हाल ही में जो प्रदर्शन किया जंतर-मंतर पर, क्या इश्यू है क्या? नमस्कार जी, मैं सुरेश शर्मा, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी। सबसे पहले तो आपका थैंक्स, आज आप हमारी जो समस्याएं हैं उनको देश के सामने रखने के लिए हमें यहाँ इनवाइट किया, तो उसके लिए मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूँ अपने खो-खो लवर्स के तरफ से। हमारा एक ही मुद्दा है सर कि खो-खो फेडरेशन में जो भ्रष्टाचार और तानाशाही चल रही है उसके अगेंस्ट हमारा ये प्रोटेस्ट है और हम चाहते हैं कि हमको इसका न्याय मिले और इसके लिए हमको मजबूरन पहले हमने कॉरेस्पॉन्डेंस किया, लिखा, सब कुछ किया। जब कुछ नहीं मिला, हताश मजबूर होकर सभी प्लेयरों ने, सभी ऑफिशियल्स ने मिल कर के ये रिक्वेस्ट की कि सर हमको कुछ न्याय दिलाया जाए। तो इसके लिए फिर हमने निर्णय लिया कि हमें जंतर मंतर को जाना चाहिए ताकि वहाँ से हमारी आवाज़ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, माननीय देश के खेल मंत्री जी के पास पहुँच सके ताकि उससे हमको न्याय मिल सके। तो इसके लिए हमने वहाँ पर धरना दिया। क्या रीज़न है कि आपको जंतर-मंतर तक जाना पड़ा? आपने फेडरेशन में आवाज़ नहीं उठाई। अब तो ऐसा लगने लगा कि हर कोई जो है वो जंतर-मंतर भागने लगा है कि पब्लिसिटी मिलती है और आप देश में चर्चा के विषय बन जाते हैं, हीरो बन जाते हैं। कुछ ऐसा रीज़न था क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास प्रोसेस है। 2016-17 के बाद जब इलेक्शन हुआ, उसके बाद से कुछ दिन बाद से फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ने ये तानाशाही का रवैया करने लगा और तब से हम इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं और बार-बार चिट्ठियाँ लिख रहे थे। उनकी सारी जो चिट्ठियों का जवाब हम मंत्रालय को भी भेज रहे थे और उसका कोई जवाब मिल नहीं रहा था। वो अपनी तानाशाही किए जा रहे थे। उसका पहला उन्होंने जो एक्शन किया, जब हमने इनसे हिसाब माँगा किसी लीग का और चीज़ों का भी, तो इन्होंने स्पोर्ट्स के नाम पर ये कि जी आप हमें ये हिसाब दो, वो दो, हम हर चीज़ देने को तैयार हैं। पर इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली खो-खो एसोसिएशन से हमें बैठना है। दिल्ली स्टेट खो-खो एसोसिएशन से त्यागी जी बैठना चाहते थे। उस वक्त मेरी मजबूरी थी कि मुझे आईओ से या कहीं से भी कोई प्रेशर था, तो सुधांशु मित्तल जी दिल्ली से बैठे और एक मैं खुद बैठा और इनको राजस्थान से ये बैठे। जबकि राजस्थान स्पोर्ट्स कोड या उनका जो अपना कोड है उसके हिसाब से राजस्थान से वही आदमी बैठ सकता है कि जो वहाँ का रहने वाला हो, उसका जन्म हो या वहाँ पे जॉब करता हो, उसकी प्रॉपर्टी। तो ये वहाँ नहीं थे, तो वो इलीगल था। तो इन्होंने दिल्ली पे प्रेशर बनाया, तो उसका खुंदक निकालने के लिए इन्होंने दिल्ली को डीएफिलेट कर दिया। तो हमने इनसे पूछा भाई आपने किस मीटिंग में हमको डीएफिलेट किया, तो आज तक इन्होंने कोई भी हमको ये मीटिंग का जवाब ना दिया। उसकी बाद मजबूरी में हमको जब किसी ने नहीं सुना तो हमें पहले कानून में जाना पड़ा, लीगल मैटर पे जाना पड़ा। जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और स्पोर्ट्स कोड कहता है कि जो भी मीटिंग होंगी उसकी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, स्पेशल एजीएम हो, एग्जीक्यूटिव हो, उसके मिनट्स पहले सर्कुलेट करने चाहिए। तो इन्होंने आज तक नहीं किए और दिल्ली की इंटरिम कमेटी बना दी और जो इंटरिम कमेटी बनाई उसमें जो लोग थे उनके साथ फिर इन्होंने एक बॉडी को रजिस्टर्ड करके खो-खो एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के नाम से और कोर्ट में एफिडेविट दिया कि इस नाम से कोई भी पैरेलल एसोसिएशन आज तक सिमिलर या कोई एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसमें त्यागी जी खुद फाउंडर हैं और उन्होंने कुछ दिल्ली गवर्नमेंट के कोचेज के साथ लेकर के इस एसोसिएशन को बनाया और उसमें प्रेसिडेंट, खो-खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल जी, उनका बेटा भी उसमें था। और उसके बाद जो 2021 हुआ तो फिर इनके पास दिल्ली से बैठने के लिए एक जगह मिली, वरना इनके पास फेडरेशन में बैठने के लिए कोई भी एफिलिएटेड यूनिट नहीं था। तो उसमें फिर इलेक्शन दिखा करके इन्होंने सुधांशु जी को दिल्ली का प्रेसिडेंट बनाया और खुद उस इलेक्शन में सुधांशु मित्तल जी और त्यागी जी, एमएस त्यागी जी दिल्ली से बैठे। तो ये वहाँ से शुरुआत होती है कि एक टर्म पहले तानाशाही की, तो उसमें दिल्ली के बाद इन्होंने यूपी का किया, वहाँ पे इंटरिम कमेटी बनाई
क्योंकि वहां से यूपी के जो सेक्रेटरी थे विनोद सिंह जी, उन्होंने इनके खिलाफ 2017 में नॉमिनेशन भरा था। तो इन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी ले ली कि जो जो जिस जिस स्टेट के अंदर इनके पैरेलल इलेक्शन में आ सकता था सेक्रेटरी का, तो धीरे धीरे सबको डैमेज कर दिया। जैसे उत्तराखंड में वीरेश यादव थे, उनको किया, या किसी को महाराष्ट्र में डैमेज किया, किसी को गुजरात में जैसे ऐसे सबको डैमेज किया, जिसमें सबसे पहला नंबर मेरा था, क्योंकि मैं 8 साल की कूलिंग के बाद मैं दोबारा उस पोस्ट के लिए फाइट कर सकता। फिर ये क्या करते हैं, जो इनके अपने लोग हैं या जो इनके इन्फ्लुएंस के लोग हैं, उनको सिलेक्शन कमेटी बना के उनसे वहाँ के लोगों को सिलेक्शन करके भेजते हैं, और जो बच्चे स्टेटों में एक्चुअल कहाँ खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों को काट दिया जाता है। ये बड़े दुख की बात है, बच्चे मेहनत करके आते हैं, और खो खो में इतने रिच लोग नहीं है। अब ये टीम जाती है, जैसे अभी गुजरात, दिल्ली की टीम गुजरात गई, तो इन्होंने पर बच्चा 5,000 रुपये लिया। तो बच्चा कहाँ से लाएगा 5,000 रुपया? जरूरी तो नहीं कि सारे पेरेंट्स दे सकते हैं। तो जो बेचारे बच्चे नहीं दे सकते, चुपचाप ट्रायल पे नहीं जाते, जाते हैं तो वही काट देते हैं। अब नेशनल, दिल्ली में नेशनल का, सीनियर नेशनल का ट्रायल किया, उसमें पर बच्चा इन्होंने 100 रुपया रजिस्ट्रेशन का रखा कि आप ट्रायल देने आएंगे, तो अगर वहाँ पे 100 बच्चा आया तो समझो 1 लाख रुपया आ गया इनके पास, जबकि आज से पहले कभी नहीं होता था ये प्रोसेस। तो बेचारे बच्चे डर के मारे, शर्म के मारे जाते ही नहीं। फिर जब थोड़ा सा शोर मचा कि जब सब जूनियर से पैसे मांगे, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, बच्चे के पास 100 रुपये कहाँ से आएंगे? तो फिर मजबूरी में इनको शर्मा शर्मी वो रोकना पड़ा। उसके बाद फिर गोवा में नेशनल गई, फिर बच्चों से 6,000 रुपये लिया, और बच्चों को एक सिंपल एक पतली सी टी शर्ट पकड़ा दी। जो हमारी छोटी छोटी बेटियां, वो तो पहनने में बेचारे शर्मा रहे थे। बड़े दुख की बात है, इनको यही नहीं पता कि हमारे बच्चों को हमको कौन सी किट पहनानी है। तो जब आप गोवा जा रहे हैं नेशनल गेम के लिए, 1 महीना या 2 महीने पहले आपकी इंटीमेशन है, तो आपने किट का अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? और बच्चों से 6,000 क्यों लिया? जबकि हमारे हिसाब से तो सुधांशु मित्तल जी तो इतने सक्षम थे, तो उन्होंने फिर पैसा क्यों नहीं दिया बच्चों के लिए? सर, उससे पहले जो 1966 से एसोसिएशन चल रही है, या जो उससे पहले बच्चे हम लेके जाते थे, हम बच्चों से कोई पैसा नहीं लेते थे, या तो मैं देता था, या हमारे ऑफिशियल आपस में कंट्रीब्यूट करते थे। उस टाइम फेडरेशन के खर्चे इतने नहीं होते होंगे, आज हो सकता है खर्चे ज्यादा हो रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऑफिस मेंटेन किया हुआ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली स्टेट का कोई ऐसा ऑफिस नहीं है, और फेडरेशन का ऑफिस है, तो अगर आप पदाधिकारी बने तो आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि बच्चों से पैसे लेने से खाली खर्चा थोड़ी ना चल जाएगा। उसके लिए तो आपको अपने सोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। आज इतनी फेडरेशंस हैं, सारी की सारी तो सब बच्चों से पैसे थोड़ी ना ले रही है। हम इससे बड़ी बड़ी ओलंपिक फेडरेशन है, वो तो बच्चों से पैसा नहीं ले रही। ओलंपिक फेडरेशन नहीं हो सकता ले रही होंगी, खो खो नॉन ओलंपिक है, और बहुत सारी फेडरेशन ऐसी है नॉन ओलंपिक जो बच्चों से 2-2, 5-5, 10-10 हजार रुपए लेते हैं। लेते तो गलत लेते हैं। इसका मतलब तो जो बच्चा गरीब है और जो पैसे नहीं दे सकता, तो वो तो जाएगा नहीं। फिर स्पोर्ट्स को डेवलप कैसे करेंगे? मत जिम्मेवारी लो ना। आप क्यों फेडरेशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनते हैं? अगर आप अपने पास से या कहीं से भी सोर्सेज से पैसा नहीं ला सकते, तो कोई आपके घर थोड़ी ना जा रहा है, आप खुद आ रहे हैं, अपने सोर्सेज से वहाँ पे पदाधिकारी बन रहे हैं, तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। हम जब फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी 8 साल रहे, हमने तो किसी बच्चे से पैसा नहीं लिया। हमारे पैसा लगाया? हाँ, हमने पैसा लगाया ना। अभी मैं तो आज तक पैसा लगा रहा हूँ। मेरे पास आज भी कोई बच्चा अगर अपनी फीस के लिए भी पैसा लेने आता तो मैं देता हूँ, मैं कभी मना नहीं करता। कितने बच्चे जो कभी निकलने के बाद बेरोजगार होते थे, मैं अपने ऑफिस में उनको जॉब देके एक मिनिमम अमाउंट देता था उनको, कि भैया तुम स्कूल के बाद भी मेरे यहाँ आके काम कर लिया करो। कितने बच्चों की मैंने नौकरी लगाई है। ये वहाँ पे प्रदर्शन के दौरान वहाँ पे आपने पर्चे बांटे, मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ फाइनेंशियल के भी करप्शन भी आप इसमें लिख रहे हैं। 60 लाख रुपए दिए जिसका कोई टेंडर नहीं है, आईओए को दिए गए। ये क्या मसला है? पैसे को लेकर क्या मसला है? पैसे को जी मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसमें सबसे पहला एक इंग्लैंड टूर है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक टूर इंटरनेशनल चैंपियनशिप अनाउंस किया और गवर्नमेंट को उसका प्रपोजल दिया। उसमें इन्होंने एक लेटर निकाला कि आप 1,10,000 समथिंग 1 लाख कुछ अमाउंट जमा कराइए, अगर गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा हम आपका वापस करेंगे। ओके। इंग्लैंड टूर जब बच्चे गए तो वहाँ बच्चों ने देखा तो वो तो खुद ही हक्के बक्के रह गए कि वहाँ पर सिर्फ एक पार्क के अंदर ले जाके, उसकी फोटो है सब साइटों पर, एक पार्क के अंदर एक उसी लोकल टीम से खिला करके और इंडिया से वापस ले आए। तो इंटरनेशनल टूर अगर चैंपियनशिप दिखा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस तो लोकल ही खेलेगी। जब आप दूसरी कंट्री इंडिया में अगर आएंगे तो इंडिया में भी टीम तो लोकल ही होगी ना, इंडिया की टीम होगी, बाहर की टीम तो नहीं होगी ना जब आप दूसरी टीम। सर, इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो होती है उसकी गाइडलाइन है कि अलग अलग कंट्री खेलेंगे तब वो चैंपियनशिप होगी। जब वो खेल के आए हैं तो जैसे गाइडलाइन है कि जब इंग्लैंड की टीम हमारे पास आई थी, हमने भी तो टेस्ट मैच ही कहा था, हमने उसको इंटरनेशनल चैंपियनशिप नहीं बोली थी। हमने जो सर्टिफिकेट इशू किया था वो भी एक टेस्ट मैच का था, 2 कंट्रीज के बीच में इंटर। ठीक है। तो जब इंग्लैंड से वापस आए हैं, जब रहना खाना खर्चा उसकी बिलिंग इन्होंने की है, जबकि ये एग्रीमेंट था इंडिया आएंगे तो एयरपोर्ट से बात का खर्चा सारा हमारा ट्रांसपोर्ट का रहेगा, इंडिया का रहेगा, फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंग्लैंड की थी। ठीक है। तो इन्होंने उसके बाद गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया, गवर्नमेंट से कुछ इनका लगभग 60 लाख रुपए करीबन लोगों ने आरटीआई मांगी थी, उसमें आया करीबन अंदाजा बता रहा हूँ 60 लाख रुपया, जिसमें लॉजिंग बोर्डिंग के बिल थे। ठीक है।
उसमें कुछ आरटीआई की ये कंफर्मेशन मांगी गई कि भाई जो इंग्लैंड में लॉजिंग बोर्डिंग हुई है वो पेमेंट डेफिनेट है कि इंडियन करेंसी में तो होगी नहीं। नहीं, तो वो ठहराया तो होटल वगैरह में ही होगा ना, नहीं, वहाँ होटल पे में ठहराया तो खिलाया पिलाया भी हाँ, होगा। जो भी था, तो लॉजिंग बोर्डिंग का लोकल ट्रांसपोर्ट का जो भी पेमेंट हुआ है, हम्म, होटल का खाने का, तो वो पेमेंट इंग्लैंड को करना था, तो इंडिया की गवर्नमेंट को वो बिल क्यों दिए गए? और अगर दिए गए मतलब इंडिया में जब इंग्लैंड की टीम आई थी तो इंडिया ने खर्चा किया, और पूरा जब इंडिया की टीम इंग्लैंड गई तो इंग्लैंड ने खर्चा करना था। करना था। ये कब की बात है? ये करीबन 2018-19 की बात है। तो उसके बाद तो ऑडिट रिपोर्ट भी आई होंगी। हाँ, उसमें कुछ नहीं है, कोई दिखाने रखा। हमने गवर्नमेंट को भी लिखा, मैंने भी चिट्ठी लिखी कि जो उसमें 25,000 रुपये अपने वीजा का लिया है पर बच्चा, तो वो तो वापस करो बच्चों का, तो वो भी आज तक वापस नहीं किया। तो पैसा सरकार से मिला है फेडरेशन? सब मिला है पैसा, पूरा पैसा उनको मिला तो है। इन्होंने कमिटमेंट की थी कि सरकार से अगर पैसा मिलेगा तो Yes. आपका पैसा हम सारा वापस कर देंगे। इन्होंने लेटर लिखा हुआ है, वो पैसा वापस नहीं दिया गया बच्चों को। नहीं दिया गया। तो आपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात की? हमने साई को लिखा उस टाइम में, क्योंकि साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है सारे उसको, तो हमने उनको लिखा, उसकी कॉपी सब जगह भेजी, तो उसका अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना कोई जवाब आया पेमेंट के लिए। तो फेडरेशन में और भी लोग हैं, इतनी स्टेट्स हैं, बोर्ड मेंबर हैं, कोई नहीं बोलता क्या? सर मैंने बोला ना कि सबसे पहले मैंने बोला तो मैं दिल्ली को बाहर कर दिया, यूपी बोला यूपी को बाहर कर दिया, मतलब जो बोलता है उसको बाहर बाहर निकाल कर देता देता है। यही एक जो तानाशाही, जो दूसरा हमारा पॉइंट है, वो यही एक तानाशाही। तो अगर दिल्ली को बाहर कर दिया गया तो आप कोर्ट गए या कोई वकील कोर्ट से में कंसल्ट हमने किया? वकील लीगल सलाह की, पहले कॉरेस्पॉन्डेंस किया इंडियन ओलंपिक के साथ भी, सबके साथ। जब उस वक्त ये वाइस प्रेसिडेंट बने हुए थे सुधांशु मित्तल जी इंडियन ओलंपिक में, तो डेफिनेट हर आदमी अपने इन्फ्लुएंस का यूज करता है, ठीक तो है। कुछ नहीं मिला तो मजबूर हताश होकर हमको लीगल में जाना पड़ा। इसी तरह हरियाणा का हुआ, वो भी लीगल में बेचारे गए हुए हैं। इसी तरह यूपी के साथ हुआ है, अभी बिहार के साथ हुआ है, ऐसे गुजरात के साथ अभी रिसेंटली हुआ है। इस दूसरी बात, कहीं कोई मिनट्स नहीं देते, कोई देते नहीं, क्योंकि मिनट्स देंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि उसको हाउस में तो पास करना पड़ेगा किसको डीएफिलेट किया किसको नहीं किया। तो ये इनकी यही तानाशाही है। ये यही टाइम क्यों चुना? इस टाइम तो सभी लोग वहां पे लीग चल रही है उड़ीसा में, आपने यही टाइम क्यों चूज किया? 25 दिसंबर मैंने इसलिए किया कि माननीय स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था, और मैंने कहा कि उस दिन एक अच्छा दिन है, और ये जो 5 हफ्ता था ये शहीदी दिवस था, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा दिन होता है, और वो एनर्जी जब उन शहीदी बच्चों के अंदर भी थी तो हमको भी उस दिन वहां पे मिली, और वही ताकत से हमने अपनी आवाज को वहां पे खड़े होकर बुलंद किया, ताकि हमारी आवाज सब तक पहुंचे। वहां से मीडिया भी हमको मिला, मीडिया ने भी हमको, उनका थैंक्स करते हैं, उन्होंने हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाया, तो इसलिए हमने वो 25 दिसंबर चुना। मीडिया में तो काफी जगह हमने भी देखा कि आपके जो ये मुद्दा उठाया वो हाईलाइट हुआ है। ये बताओ कि खो खो हाल ही में हमारी बातचीत नहीं हो पाई, हालांकि फेडरेशन से उनसे डिस्कशन हुआ था, हमने इंटरव्यू करना था, नहीं जा पाए, हम ही नहीं जा पाए किसी वजह से। ओसीए से हाल ही में जो है वो खो खो को बाहर निकाल दिया गया है, उसके पीछे क्या कारण है? सर ओसीए का हम जब 8 साल रहे तो हमने ये प्रोसेस शुरू किया, तो उस वक्त उन्होंने बोला कि हम आपका पहले एक रूल है कि पहले आप साउथ एशियन में आएंगे, साउथ एशियन से एशियन में आएंगे। तो इंडिया में जब साउथ एशियन हुई तो हमने खो खो को रिक्वेस्ट पे, हमारे जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे राजीव मेहता जी, उनके एफर्ट से, हमारे एफर्ट से सब मिला करके हमको साउथ एशियन में खो खो को ऐड किया, और गुवाहाटी के अंदर हम लोग वहाँ पर साउथ एशियन खेल के आए, हमको गोल्ड मिला। तो वो पहला स्टेप हमने पार किया, तो हमने फिर ओसीए का प्रोसेस चालू किया, और जो भी लोग थे उनको अपने साथ जोड़ा। तो जो एशियन बॉडी थी जिसके कि प्रेसिडेंट राजीव मेहता जी और जनरल सेक्रेटरी रानी तिवारी जी हैं मैडम, तो इंडोनेशिया में जब डेमोन्स्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद ओसीए का ये हमारा प्लान था कि नेक्स्ट एशियन चाइना वहाँ पे ऑफिशियल डेमोन्स्ट्रेशन होगा गेम को करने के लिए, और उसमें हमको 10 या 12 कंट्री जोड़ने होंगे। अगर हो जाते तो हमारी ऑफिशियल एशियन चैंपियनशिप होगी। कुछ गाइडलाइन रहती है कि इतने कंट्री आपके मिनिमम होने चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद उस प्रोसेस के चलते चलते तो इन्होंने गुवाहाटी में एक एशियन चैंपियनशिप अनाउंस की, और वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजर्स जो एसोसिएशन थी उनके साथ एग्रीमेंट किया कि 50 लाख रुपया फेडरेशन आपको देगी, और बाकी का पैसा आपको अपने आप अरेंज करना पड़ेगा अपने अपने सोर्सेज से या लोकल आसाम 50 लाख कौन देगा? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक एएमओ बना इनका, और जनरल सेक्रेटरी साहब ने एक उनको ये लेटर बना के दिया कि फेडरेशन आपको 50 लाख रुपए देगी। किस काम से? उसके लॉजिंग बोर्डिंग में या जो भी स्ट्रक्चर बनेगा किसी भी चीज पर। ये ओसीए को देने थे? ओसीए को नहीं, हाँ। ऑर्गेनाइजर आसाम खो खो एसोसिएशन, ओसीए का तो इसमें रोल रहता ही नहीं ना। नहीं तो 50 लाख किस चीज के थे वो? लॉजिंग बोर्डिंग अरेंजमेंट्स में, उसमें किस इवेंट के? ये खो खो एशियन चैंपियनशिप। एशियन चैंपियनशिप के? हाँ, ये इसका उससे क्या कंसर्न है? ओसीए से निकालने का क्या कंसर्न? नहीं, उसी पे आ रहा हूँ मैं।
तो एशियन में इतनी कंट्री पार्टिसिपेट करने चाहिए थे। अच्छा। तो एक तो उतनी कंट्रियां, ये शायद हो सकता है कि उनकी जो फुल चीजें थी वो फुलफिल नहीं कर पाए, क्योंकि है। टर्म कंडीशंस पूरी नहीं कर पाए। उतनी कंट्रियां थे नहीं मेरे ख्याल से। और हो सकता है कि जो मैंने एक सर्टिफिकेट मेरे सामने आया है, तो वो सर्टिफिकेट में भी इंटरनेशनल ने वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, जबकि अंडर द स्पीसीज ऑफ एशियन बॉडी होना चाहिए था। ठीक है। तो आप खुद ही अपने आप को, अपने सर्टिफिकेट को, अपनी चैंपियनशिप को डैमेज कर रहे हैं कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा तो अंडर द स्पीसीज इंटरनेशनल बॉडी होगा, और अगर एशियन चैंपियनशिप हो रही है तो अंडर द एशियन चैंपियनशिप एशियन बॉडी के अंडर में होनी चाहिए। तो आप उस अपनी बॉडी को खुद ही नहीं मान रहे, जो हेड बॉडी है उसको। आप ये मुद्दे लेके जो बैठे हैं, तो जब ओसीए से निकाला गया तब आपने मुद्दा नहीं उठाया कि एशियन गेम्स, एशियन ओलंपिक से जो है वो खो खो को हटा दिया गया? बड़ी बात नहीं थी ये? नहीं, अब बहुत बड़ी बात है सर। वहां तो छोड़िए, हमें इस वक्त आईओ से भी निकाल दिया है। ये सब आईओ से भी एफिलेटेड नहीं है, इंडियन ओलंपिक से भी हम एफिलेटेड नहीं है इस वक्त, हम ओसीए से भी एफिलेटेड नहीं है। तो ये आईओए में तो रह ही नहीं पाएंगे जब आप कहीं एशिया में नहीं है, ओलंपिक में नहीं है, तो आईओए का तो सिस्टम है जो ओलंपिक गेम नहीं नहीं, हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक ये थी कि जो इंडिजिनस गेम रहेगा, जैसे पहले कबड्डी थी, जब कबड्डी एशियन में आ गई तो उसके बाद जब मैं 2009 में आया तो हमने एजीएम में ये रिक्वेस्ट डाली कि भाई अब कबड्डी एशियन से पहुंच गई है तो उसकी जगह पे इंडिजिनस गेम है, और हमारी इतने यूनिट्स काम करते हैं और इतनी कंट्री हमारी खेल रही है ऑलरेडी। जो दो पहले एशियन चैंपियनशिप हो चुकी है, एक बंगाल में हुई थी, एक बांग्लादेश में हुई थी। तो वो मेरी रिक्वेस्ट पूरे हाउस ने यूनानिमस पास करके हमको उसमें रखा, और हमारा एक वोट होता था उस टाइम में, उससे हमको 2 वोट और दिए तो 3 वोट हमको मिले। तो पूरा हमको उस स्टेटस के बराबर रखा और खो खो का एक स्टैंडर्ड हमको मिला। हमने धीरे धीरे उसको बढ़ाया, और कुछ चीज़ें ऐसी होती कि आदमी के कुछ व्यवहार या कुछ नियम ना मानना या अपनी ईगो, वो ऐसी हुई कि आईओ से भी हम बाहर हो गए, हम ओसीए से भी बाहर हो गए। एशियन का कहीं नाम ही नहीं है, बस एशियन चैंपियनशिप लिखी हुई है। तो वो कैसे पॉसिबल हो जाएगा? तो एशियन बॉडी एग्जिस्ट कर रही थी, और लेकिन करवाया गया इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से। सिर्फ प्रेसिडेंट साहब को बुलाया गया, और सेक्रेटरी साहब को तो मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट में भी उनका नाम नहीं है, जबकि सर्टिफिकेट और पूरा रिकॉर्ड एशियन के पास होना चाहिए। तो अब हमारे जो बच्चे हैं वो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो एशियन उसको वेरीफाई नहीं कर रहा सेक्रेटरिएट, क्योंकि उनके हिसाब से भी वो अप्रूव नहीं है और उसका रिकॉर्ड भी उनके पास नहीं है, और सर्टिफिकेट उन्होंने इशू नहीं किए। तो वो कहते हैं जी हमें क्या पता फेडरेशन ने कितने सर्टिफिकेट इशू किए प्लेयर के लिए। जब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, सर्टिफिकेट हम इशू करते तो हम 15 प्लेयर का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। अब हो सकता है कि आपने 25 सर्टिफिकेट इशू कर दिए, बाद में वेरिफिकेशन के टाइम में बाद में किसके पास रिकॉर्ड है किसको क्या पता। आपका कहना है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ने एशियन टूर्नामेंट करवाया। इंटरनेशनल फेडरेशन एग्जिस्ट करती है, कहाँ है ऑफिस, कौन है प्रेसिडेंट, कौन है सेक्रेटरी? हमें तो तभी पता लगा जब इंग्लैंड का एक सर्टिफिकेट आया जिसपे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के साइन सुधांशु मित्तल जी के थे, सेक्रेटरी पे साइन त्यागी जी के थे, एमएस त्यागी जी के, और एक साइड में जनरल सेक्रेटरी करके रोहित या राहुल, थोड़ा मुझे कंफ्यूज है, वो साइन थे। तो हमें पता लगा कि कोई इंटरनेशनल बॉडी बन गई। हमने पता किया तो वो कोई कंपनी इन्होंने एक रजिस्टर्ड कर ली, और वो इंटरनेशनल बॉडी ना तो किसी भी आईओसी, ओसीए किसी से भी रिकॉग्नाइज नहीं है, वो एक तरह की कंपनी है। और मांगी गई आरटीआई में खुद फेडरेशन लिख रही है कि बॉडी रजिस्टर्ड है, और उसके पदाधिकारी कौन है हमें नहीं पता। अरे कैसे हो सकता है पॉसिबल? आप एक जगह तो फेडरेशन का प्रेसिडेंट उस पर साइन कर रहा है, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, और खुद त्यागी जी साइन कर रहे हैं, और खो खो फेडरेशन इंडिया आरटीआई की जवाब में लिख के दे रही है कि हमें पता नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गोलमाल है। मतलब खो खो फेडरेशन ने बोला कि हमें नहीं मालूम है कि इंटरनेशनल फेडरेशन के ऑफिस बेरर कौन कौन है, जबकि सिग्नेचर सुधांशु मित्तल और एमएस त्यागी दोनों के सिग्नेचर हैं एज ए प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। और जनरल सेक्रेटरी एक इंग्लैंड के हैं, इंडियन, ओके, हल्दानिया, तो उनके साइन। तो वो तो जब देखिए कोई भी इंटरनेशनल फेडरेशन खैर बनती है तो उसमें होता ही है कि अभी इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, कम लोग ही हैं, उससे शुरुआत की जा सकती है। तो पॉसिबल है कि ये दोनों जो हैं वो इंडिया से रिप्रेजेंट करते हैं और इंग्लैंड से। नहीं, हमें उससे कोई इतराज नहीं सर। हम तो ये पूछ रहे हैं कि कौन ऑफिशियल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है। तो खो खो फेडरेशन का जब नॉमिनी ही प्रेसिडेंट है तो ये क्यों छुपाना चाह रहे हैं? मतलब उन्होंने जवाब देना चाहिए था कि सुधांशु मित्तल जो है उन्होंने अगर साइन किए हैं तो वही प्रेसिडेंट हैं। वो जवाब नहीं आया। वो जवाब के बजाय इन्होंने कहा हमें मालूम ही नहीं है। उसका फायदा क्या है इनको वो चीज छुपाने का? हो सकता है इन्होंने जो ये खुद इनको अपनी गलती महसूस हो रही थी। जो इंग्लैंड का टूर था, जो उन्होंने सरकार को चैंपियनशिप लिख दी, वो चैंपियनशिप नहीं थी, वो एक जस्ट लाइक टेस्ट मैच हो सकता था। तो सरकार से पैसा ले लिया इंटरनेशनल लिख करके, तो कैसे प्रूव करेंगे उसको इंटरनेशनल कंट्री है।
आरटीआई में भी मांगा कितनी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये जवाब ही नहीं दे पाए। मतलब अगर ये लिख देते प्रेजेंट जो है वो सुधांशु मित्तल हैं, तो शायद जवाबदेही हो जाती है उनकी कि आप इंटरनेशनल के भी हैं, तो आपको ये इसका मतलब अगर वो बिलों में कुछ घपला है तो इनकी लाइबिलिटीज है ना फेडरेशन की, ओके। इंटरनेशनल बॉडी की भी लाइबिलिटीज है कि आप उसको इंटरनेशनल टूर्नामेंट दे रहे हो, अनाउंस कर रहे हो, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट है नहीं। इतना बड़ा कौन सा 2 टीम थी, इतना बड़ा कौन सा बजट था कि इतना घपला हो गया होगा वहाँ? देखिए सर, चोरी तो चवन्नी की हो या करोड़ों की हो, तो चोरी तो चोरी कहलाएगी, बेईमानी तो बेईमानी कहलाएगी। मैं कितना भी शोर मचाऊं, अगर बेईमान हो तो ईमानदार नहीं कहलाऊंगा, सच छुपेगा नहीं। नहीं तो अगर वो चोरी छोटी थी तो आप उस मुद्दे को फिर क्यों उठाना चाहते हैं? नहीं, छोटी मैंने नहीं कहा, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। सरकार का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, देश के लोग जो इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, उसका वो पैसा है 1-1 रुपए का। तो फिर छोटा पैसा था तो वो अपने जेब से दे करके चले जाते, बच्चों से क्यों लिया, सरकार से क्यों लिया पैसा? क्योंकि सरकार से ये लोग रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो जब इन्होंने बजट दे दिया सरकार को, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हिंदुस्तान के अंदर जब सरकार से आपने पैसा लिया तो बिल भी आप उसको ओरिजिनल ही देंगे। उसकी पेमेंट, साई का एक रूल है कि आप वेंडर को पेमेंट जब करेंगे तो उसका रिकॉर्ड भी देंगे, ये पेमेंट कैसे की। तो आपका कहना बिल नहीं दिए गए? बिल दिए गए, उसका रिकॉर्ड नहीं दिया गया, पेमेंट कैसे दी? अच्छा, रिकॉर्ड नहीं है, बिल है लेकिन रिकॉर्ड नहीं है कि पेमेंट पैसा वहां कैसे गया और कैसे पैसे वो आगे दिए गए। आप कह रहे हो कि सुधांशु अगर ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, ज्यादा पैसा नहीं वहां पे खर्च हुआ, तो सुधांशु मित्तल जो है खुद से कर देते। वो अगर प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि कोई भी खर्चे होंगे, कुछ भी होगा, वो अपनी जेब से पैसा दे देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर देना चाहिए। आप अपने आप को बोलते हो कि मैं खो खो के लिए इतना कर रहा हूँ, तो हम लोग भी तो अपने पास से पैसा देते थे पहले, या जो जितने भी एक्सपेंसेस थे, ऑफिस चलाते थे, कभी हमने ऑफिस के एक्सपेंसेस को क्लेम नहीं किया किसी भी सेक्रेटरी ने। 1966 से सब लोग अपने घर से या अपनी जगह से चलाते थे, कभी किसी ने क्लेम नहीं किया, सब अपने पास से भी देते थे। तो आपको लगता है कि जब पैसा अगर दे रहे हैं तभी वो कुछ कर रहे हैं फेडरेशन? नहीं नहीं, दे नहीं रहे हैं। एनर्जी और टाइम और सर, गाड़ी चलानी तो उसको पेट्रोल तो चाहिए होगा। एनर्जी देगा तो मैंने भी चलाया और उन्होंने भी चलाया। जाते जाते मैं 25 लाख की एफडी छोड़ के गया था। अच्छा, मेरे को तो किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, मैंने अपने सोर्सेज से सबसे जनरेट किया, उसी में से बचा के पैसा उनको दिया। मैं भी तो बच्चों के साथ मेस में खाना खाता था। मेरे होटल का 8 साल के अंदर कोई भी खाने का बिल किसी होटल का कोई दिखा नहीं सकता। मैं बच्चों के साथ मेस में खाना खाता था। आप अगर होटल में जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजर पे कितना लोड आ रहा है, आप ये देखिए ना। खो खो को कोई बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी किसी स्टेट के नेशनल में, ठीक है, और आप उसके बिल इतने बना दोगे तो कैसे काम चलेगा? हमें तो उनको प्रोटेक्ट करना ना, अपने परिवार का। अगर किसी के घर में शादी भी है तो ये थोड़ा मुझसे डिमांड करूं मुझे इतना बड़ा खाना चाहिए। जो उसने दिया है उसको ऑनर करके और उसका मान सम्मान करना चाहिए हमें। और खो खो को प्रमोट करना तो देखिए कष्ट तो उठाने पड़ेंगे। अगर ये लोग ना लड़ते देशभक्ति के लिए तो ये देश आजाद नहीं होता। खाली बैठे बैठे मैं कह दूं इंकलाब आ गया था और मैं ले आया था, तो वो गलत है। देश के क्रांतिकारी थे जो लड़े इस देश के लिए, तो आज़ादी तभी आई। तो खो खो के लिए हम काम करेंगे तभी खो खो की क्रांति आएगी और खो खो आगे बढ़ेगी। जो बढ़ा करके हम इनको दे के गए थे उसमें तो इन्होंने घटा दिया। इंडियन ओलंपिक का बाहर हो गए, ओसीए से बाहर हो गए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम में बना के देके गया, लड़कियों की लड़कों की टीम बंद हो गई। जितनी भी रेलवे की टीम सब बना के गया हूँ वो सब हमने बनाई है। जाते जाते लास्ट जिस टाइम खेल मंत्री विजय गोयल जी थे, उन्होंने हमको बुलाया था कि आपको खो खो के लिए जो मदद चाहिए की, उन्होंने की। हमें रेलवे की टीम उन्होंने बना के दी, हम सारी टीमें उन्होंने हमारे को मदद की, हर तरह से मदद की। और जाते जाते पुलिस और पीएनटी वगैरह का भी वो मुझे पूरा पास करा करके हमको दे गए थे। मुझे वो लेटर मिला था, वो लेटर मैंने जाते जाते त्यागी जी को पहुंचवा दिया था। तो उसके बाद तो इन्होंने कहीं भी खो खो को जोड़ा ही नहीं। जितने ऑल इंडिया टूर्नामेंट थे इंडिया में वो सब बंद हो गए। आप इंडियन ओलंपिक में, भारतीय ओलंपिक संघ में रहे हैं जी। किस पोस्ट पे रहे? मैं एसोसिएट जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। एसोसिएट जॉइंट सेक्रेटरी, तो आपको वर्किंग अच्छी पता है, अच्छे से पता है, इंडियन ओलंपिक की पावर भी आपको पता है जी। कभी आपने इंडियन ओलंपिक प्रेसिडेंट से पीटी उषा जी से मिलने की कभी कोशिश की? अभी मैंने जो वहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो सीईओ हैं, हमने कल्याण चौबे, हाँ, उनको भी लेटर लिखा है और उसकी कॉपी पीटी उषा जी को भेजी है। मैं 2-3 बार गया तो अचानक उनकी मीटिंग रही तो मिनिस्ट्री में, तो वो निकल गए। तो मैं बार बार उनसे टाइम मांग रहा हूँ, तो 2-3 बार उन्होंने बोला जी मैं आऊँगा दिल्ली तो आपको बताऊँगा। तो मैंने उनको लिखा है। पर जनरली जो मुझे पता लगा, कई लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, वो कहते हैं जी अब खो खो हमारा यूनिटी नहीं है, तो खो खो से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात है। खेल मंत्री से कभी बात करने की कोशिश की इस मुद्दे? हाँ, उनको हमने मिनिस्ट्री जो है वहाँ पर हमने लेटर लिखे, उनको रिक्वेस्ट की है। लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखे, किसी ने पीएम हाउस से रिक्वेस्ट की है, तो हमने खेल मंत्री सबसे की है। अब वो सरकार का अपना सिस्टम है, वो किस तरह उसको एंटरटेन करते हैं, या ये त्यागी जी साई में प्रोजेक्ट ऑफिसर रहे हैं, इनका कोई इन्फ्लुएंस है, ये क्या है। तो अभी तक
वहां से हमको कोई रिस्पॉन्स आया नहीं कि वे गलत है। जबकि 2021 का जब इलेक्शन हुआ तो एक लेटर मंत्रालय से आया कि भाई ये 3 लोग स्पोर्ट्स कोड के दायरे में नहीं है, इलीगल हैं, जिसमें एक हिमाचल से थे, एक मणिपुर से थे, उन दोनों को तो इन्होंने हटा दिया। और त्यागी जी का लिखा था कि 8 अप्रैल को आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और आप उस दिन के बाद से स्पोर्ट्स कोड के हिसाब से अपना इलेक्शन कराएंगे। तो वो आज तक इलेक्शन नहीं कराया इन्होंने। तो आपका मतलब ये है कि जो त्यागी जी वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे हैं वो लीगली नहीं रह सकते? नहीं रह सकते, क्योंकि जिसकी रिटायरमेंट टिल डेट पर लिखी है उसकी रिटायरमेंट उसी दिन होगी। और अगर आप इलेक्ट हो गए हैं और आपकी टर्म है तो आप टर्म तो पूरी करेंगे ना? नहीं, पहले स्पोर्ट्स कोड में ऐसा नहीं रहा। जिस दिन आपका इलेक्शन हुआ ला तो उस दिन का माना जाएगा। उस दिन स्पोर्ट्स कोड सबके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराया गया था मंत्रालय से कि 2 टर्म ट्रेजरर और सेक्रेटरी 2 टर्म रहेंगे, 4 साल का कूलिंग करेंगे, उसके बाद 4 साल और रह सकते, 12 साल, प्रेसिडेंट कंटिन्यू 12 साल रह सकता है और एज 70 साल रहेगी। जब हमारे हाउस में वो पास था, ये कुछ ला बाद में आईओ में आया है अभी कि वो आईओ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि जो 70 साल से पहले चुना जाएगा वो बनेगा, और वो स्पोर्ट्स कोड में आज भी ऐड नहीं है। तो खो खो फेडरेशन तो स्पोर्ट्स कोड के दायरे में आती है ना। तो जब चिट्ठी इश्यू हो गई, या तो वो गवर्नमेंट उस चिट्ठी को विड्रॉ करे। ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने जब चिट्ठी लिख दी तो इसका मतलब उस चीज को वो नहीं मान रही ना उनकी कि 70 साल में आपको छोड़ना पड़ेगा, तो इनको छोड़ना चाहिए। आप लेटर लिख रहे हैं खेल मंत्रालय में, कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो खेल मंत्री से या खेल सचिव से मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते? नहीं, हम 1-2 बार सचिव के पास वहां मिले तो उन्होंने हमारी बात सुनी, पर उसके बाद अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं। हमने कुछ लीगल उन्होंने हमसे पूछी तो वो हमने सब बता दी। अब वो कहते हैं हम उसको देखें। जिन दिनों पार्लियामेंट चल रही थी तो उस वक्त वो बिजी भी थे कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह आया पार्लियामेंट के लिए, तो मंत्री जी से मिलने की कोशिश की तो उन्होंने कहा भाई हम पार्लियामेंट के बाद मिलेंगे। तो मैंने बीच में फोन किया था 22 से 23 तारीख को भी उनसे मिलने के लिए, तो वो उस वक्त दिल्ली से बाहर थे। तो वहां से मना किसी ने नहीं किया मिलने के लिए। उन्होंने बोला सर आ जाएंगे तो हम पूछ के आपको बुला लेंगे। उस बीच हमारा जब डेट फिक्स थी तो 25 दिसंबर को हमको धरना करना पड़ा, और उसका जो एजेंडा था, जो भी हमारा मेमोरेंडम, सब हमने लिख करके खेल मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, मंत्रालय को, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को, सबको पोस्ट कर दिया। यही है जो? हाँ, ये किया। इसके साथ लेटर था, कवरिंग लेटर, वो हमने इनको पोस्ट कर दिया। अब आप चाहते क्या है फाइनली? हम ये चाहते हैं कि जो 2 चीजें, जो इनकी तानाशाही वो बंद होनी चाहिए। जो स्टेट यूनिट तानाशाही, तो जो उस पोस्ट पे रहेगा वो तो तानाशाही ऐसा देखा गया है कि वो ज्यादातर करते हैं यहाँ पे। सुधांशु मित्तल अलग तो नहीं है सर, कोई भी करेगा पर वो इतनी नहीं करेगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनोसेंट है, कहीं तो किसी का लेबल रहता है ना क्राइम करने का भी या किसी चीज का या तानाशाही का भी, तो वो आप अपने फेडरेशन अफिलिएटेड यूनिट्स पे कर रहे हैं। आप बच्चे सिलेक्शन में, आप बताइए फेडरेशन की कार्यशैली थोड़ी ना है कि वो हरियाणा में जाके सिलेक्शन करेगी। अब एक बच्ची वहां पे एशियन के कैंप में इनके गई, सेलेक्ट हुई, इनका तरीका देखिए क्या है। वो वहां पे इनको सबको बुलाया गया, वहां उनका स्वागत हो रहा है, चांदी का मुकुट लगवाया जा रहा है, और 5 लोगों को एप्पल फोन देगा जिसकी कीमत मेरे हिसाब से कम 80,000 से 1 लाख रुपए होनी चाहिए। आप क्यों ले रहे हो भाई? क्या खिलाड़ियों को दिया गया? नहीं, खिलाड़ियों नहीं, जनरल सेक्रेटरी साहब त्यागी जी को और उनके साथ जो कुछ लोग हैं जो हरियाणा तो से। देखो, अगर कोई स्टेट देना चाहे या कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी को वहां पे गिफ्ट देना चाहे तो उसमें क्या? सर, वो तो कमरे में भी जाके दिया जा सकता था। वहाँ पब्लिक उस इसी स्कूल में जहाँ की बच्ची है वहां जाके दिया गया। तो कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट नजर आ रहा है। ओके। हर साल हर बार क्यों नहीं और किसी को दे देते, उन्हीं को क्यों दिया जा रहा है? अब फेडरेशन क्या करे कि आप अपना ये जो मुहिम चलाई है इसको बंद करें? हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, जो ये करप्शन है और जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी जांच होनी चाहिए, और इनकी कार्यशैली को सरकार बंद करे सबसे पहले, क्योंकि ये जब रहेंगे तो फिर इन्फ्लुएंस करेंगे। और जो ये स्टेट यूनिट इन्होंने तोड़े इलीगल, देखिए यूपी का हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद स्पेशल सुधांशु मित्तल जी डबल बेंच की अपील में जा रहे हैं। क्या इंटरेस्ट है? आप कहते हैं मैं खो खो प्रमोट कर रहा हूँ, तो यूपी को खेलने दो ना। अगर वो कैंडिडेट लड़ रहा है इलेक्शन के लिए तो अड़ेगा ना। ये थोड़ी ना है कि कोई अगर आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ने आ गया था सेक्रेटरी का तो आप उस यूनिट को खत्म कर देंगे, आप हरियाणा को खत्म कर देंगे। अब एक गुजरात से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आ गया, फेडरेशन ने इलेक्शन प्रोसेस किया। अगर इलेक्शन प्रोसेस गलत था तो पहले दिन ही गलत था ना। जो कॉपी फेडरेशन के पास गई तो उसी टाइम उसको रोकते। आज तक चिट्ठी कोई इशू नहीं की कि आपका इलेक्शन गलत हुआ है, या तो अगर इलेक्शन गलत हुआ तो चिट्ठी लिखो, उसको कैंसिल करो। ऐसे ही गुजरात में जाके फिर सिलेक्शन कर लिया बच्चों का, पहले महाराष्ट्र से या एमपी से बुला के, फिर उन बच्चों को पता ही नहीं है, फिर दूसरी कमेटी बना के ट्रायल कर लिया नेशनल गेम गुजरात गोवा में जाने के लिए। अब वो पहले वाले बच्चे बेचारे वेट करें कि जनरल सेक्रेटरी ने फेडरेशन के हमारा सिलेक्शन किया, वो ना तो उनका सिलेक्शन कैंसिल किया, वो बेचारे प्रैक्टिस करते रहे और नया सिलेक्शन करा के टीम को गोवा भेज दिया। ऐसे ही हरियाणा में कर रहे हैं। जो एक्चुअल अच्छे बच्चे हैं
वो बेचारे गए वहां पे, कहते हैं जी पहली बार ट्रायल के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब हरियाणा में गरीब गरीब बच्चे बेचारा अगर 100 रुपए जेब में रख के नहीं जाएगा तो क्या करेगा? तो ये जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने का ख्याल कहाँ से आया? जंतर मंतर पे तो हमको ये नजर आया कि हमारी आवाज, हमें ऐसा महसूस हुआ कि वहां से हमारी आवाज पहुंचेगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, माननीय खेल मंत्री जी के पास। तो जिंदगी का काफी समय मैंने 40 साल तो कम से कम खो खो के लिए लगाया है। मैंने बहुत सारे बच्चों की नौकरियां लगवाई हैं, उनको ट्रेनिंग कराई है, उनकी फीस भी भरता हूँ अगर कोई मेरे पास आ जाता है। तो मेरे को जब हर बच्चा मुझे फोन करता, पर्सनली भी कर लेता, तो मैं बड़ा त्रास्त हो गया कि इन बच्चों के साथ कैसे किया जाए। तो उसी के लिए फिर हमने सोचा कि भाई अब तो बिगुल बजाना पड़ेगा, चाहे हम बागी कहलाएं, पर इस खो खो को तो मुक्त कराना पड़ेगा। ना तो ऐसे अंग्रेजों से हमको आज़ादी मिली, ऐसे इनसे भ्रष्ट लोगों से हमको मुक्ति मिलेगी, तभी मिलेगी जब हम लड़ेंगे। हम ये क्यों नहीं मान के चलें कि आप क्योंकि सेक्रेटरी रहे हैं, फिर से दिल्ली को भी बाहर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से आप भी बाहर बैठे हैं, दोबारा फेडरेशन में भी नहीं आ पाएंगे, या रेसलिंग जो जो खिलाड़ी थे जिन्होंने प्रदर्शन किए वो आज हीरो बन गए हैं, आप वो सब चाहते हैं? नहीं नहीं, हमको हीरो बनना क्या है, हमारे पास देखिए खोने को कुछ है नहीं, ठीक है। हमें पद का कोई ऐसा लालच नहीं, पहले भी लालच नहीं था। जब बंद थी तो लोगों ने मुझे घर से बुला के बनाया था। मैं तो उससे पहले भी खो खो के लिए काम करता था। जो दिल्ली आते थे या उनके पेरेंट्स बच्चों का कोई भी काम पड़ता दिल्ली में, पहले भी करता था। उनका रहने खाने का अरेंजमेंट भी करता था। मैंने तब भी पद नहीं लिया। मैं तो 78 से पहले का खो खो फेडरेशन के लिए काम कर रहा हूँ। कभी मंत्रालय का काम होता था, टीम आने जाने का काम होता था, तो मैं तो तब भी करता था, और मैं तो अभी भी कर रहा हूँ। मैं पद पे नहीं हूँ। किसी भी बच्चे का फोन आता है, मैं उनकी मदद करता हूँ। अभी हमारे एक दोस्त थे, वो बाहर रहते हैं, उनकी बेटी का पायलट के लिए एग्जाम था कुछ, उसकी डेट की कुछ क्लैश हो रही थी, तो मैंने जाकर रिक्वेस्ट की, तो उसको चांस दिया। मैं नहीं भी जाता, पर आज भी कोई बच्चा मेरे पास फीस के लिए आएगा तो मैं उसके पैसे भरता हूँ। चलिए, अब आप फेडरेशन को क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो एक ही डिमांड है कि सबसे पहले तो जो एसोसिएशन इन्होंने, चाहे वो हरियाणा है, यूपी है, दिल्ली है, चाहे गुजरात है, और अदर स्टेट जिनको प्रेशर कर रखा है, वो सबको वापस ले, उनके बच्चों को प्रॉपर उनको सिलेक्शन करने दे, वो उनकी स्टेट यूनिट करे। हाँ, अगर उनकी कोई चीज़ कार्यशैली में गलत है, आप उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए ना। ये कोई तरीका थोड़ी ना है कि कहीं भी किसी बॉडी के अंदर अगर मेरा हार्ट काम नहीं कर रहा तो मैं हार्ट ही निकाल दूंगा। हार्ट निकल गया तो मैं मर गया। उंगली तो कट सकती है, पर हार्ट नहीं कट सकता। अगर दिल्ली की कार्यशैली गलत थी ना, तो आप दिल्ली का इलेक्शन कराते ना। क्यों? कि दिल्ली में लोग अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, वो त्यागी जी के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो त्यागी जी वहां कभी बैठ ही नहीं पाते। ऐसे यूपी में जो आदमी काम कर रहे हैं, उनको तुम काम करने नहीं दोगे तो फिर तो कैसे चलेगा? आज इस फेडरेशन में, उस फेडरेशन में, तो सारी फेडरेशन डिस्प्यूटेड ही हो गई। फिर जो पैसा फेडरेशन का आ रहा है, जो लीग का पैसा आ रहा है, वो फेडरेशन के अंदर आना चाहिए ना जी। उससे फेडरेशन के पैसे से आप चार्टेड प्लेन करके जा रहे हैं, उसकी पेमेंट किसने दी? पूना में फेडरेशन ने दी, किसने दी? प्रूफ है आपके पास? चार्टेड प्लेन से गए, प्रूफ आ जाएगा। प्रूफ तो जब 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 इंक्वायरी होंगी तो हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के सब प्रूफ देंगे हमारे पास। नहीं, ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकता है। जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है, आप किसी के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते वो तो सब इंक्वायरी हो जाएगी सर। जो चार्टेड प्लेन गया है, जिस उतरा, उसकी इंक्वायरी भी मिल जाएगी वहां से। उनमें कौन कौन लोग हैं वो लिस्ट भी मिल जाएगी। हैं? आपने इतने सारे इल्जाम लगाए, कोई प्रूफ है आपके पास? मेरे पास है। जो ट्रस्ट का इल्जाम लगा रहा हूँ, मेरे पास उसके रिकॉर्ड है कि ट्रस्ट मिनट्स है मेरे पास, जिसमें लिखा कोऑपरेटिव। जो ट्रस्ट है वो मेरे पास, ट्रस्ट की डिटेल मेरे पास है। मैंने आरटीआई लगाई थी, उन्होंने मुझको लिख के दे दिया है, ये ट्रस्ट कोको फेडरेशन ऑफ इंडिया की है, और जो भी आपको बाकी पेपर चाहिए तो अपने पैसे जमा करा दो। मेरे पास रिकॉर्ड है, बैंक का रिकॉर्ड है मेरे पास। एक्सिस बैंक या कोई बैंक है जो अलकनंदा ब्रांच है, जहां से ये पैसा निकला है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फेडरेशन में इस तरह के जो डिस्प्यूट हैं वो कहीं एक या दो फेडरेशन में नहीं, बहुत सी फेडरेशन में इस तरह के डिस्प्यूट चलते आ रहे हैं। और जो फेडरेशन में जो उच्च पदों पर बैठे हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, या जो पावरफुल लोग हैं, वो इन चीज़ों को हमेशा से दबाने की कोशिश करते रहे हैं। और खेल मंत्रालय को जो है वो इस पर कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ताकि ये एक जो है वो प्रथा सी बन चुकी है कि जो अध्यक्ष और बड़े जो लोग हैं वो दबाने की कोशिश करते रहे हैं। और एक सबसे बड़ी जो बात अब भी कुछ दिनों से जो उभर कर आ रही है, हमने रेसलिंग फेडरेशन में भी देखा कि जो खेल संगठन है उसमें अध्यक्ष पद पर जो पॉलिटिशियंस लाए जाते हैं, उनकी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, क्योंकि वो स्पोर्ट्स से जुड़े नहीं हैं या स्पोर्ट्स की बहुत जानकारी नहीं होती उनको। स्पोर्ट्स कोड की जानकारी नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत जानकारी नहीं होती, तो अपने करीबी लोगों से जो हैं वो जो उनको बता देते हैं उसी पे भरोसा करते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। जिस तरह से आईएएस, आईपीएस ऑफिसर या सरकारी जो अधिकारी हैं, उनको फेडरेशन में पद पर 4 साल की जो है वो लिमिटेशन है कि वो 4 साल
5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। सरकार को इसी तरह जो है वो फेडरेशन में स्पोर्ट्स बोर्ड में जो चेंजेस करनी पड़ेंगी कि जो फेडरेशंस हैं उसके जो पदाधिकारी हैं उस किसी भी पोस्ट पर कोई भी राजनीतिज्ञ, कोई भी पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। तब शायद हो सकता है कि कुछ सुधार हो। हालाँकि बहुत सारी कमियाँ हैं जो आज स्पोर्ट्स कोड में अभी और चेंजेस करने की सरकार को ज़रूरत पड़ेगी, ताकि इस तरह के जो करप्शन चार्जेज़ और सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्जेज़ और जो समस्याएँ सामने आती हैं, वो ना हो और जो खिलाड़ी हैं, उनको उस फेडरेशन से, उसकी प्रमोशन से और फ़ायदा मिल सके। तो अगले आने वाले दिनों में अभी रेसलिंग पर भी क्या होने वाला है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है और सबकी नज़र टिकी हुई है। तो एक बार फिर सुरेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने हमें बुलाया और हमारी बात को आगे तक पहुंचाया, उसके लिए धन्यवाद।